उत्तर प्रदेश में दरोगा बनना इतना आसान नहीं है, और यदि आप इन सब चीज़ों को नहीं करते हैं तो आप कभी भी दरोगा नहीं बन सकते। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन अच्छे से नहीं कर रहे हो ये भी बात है। अब अच्छे से करना स्टार्ट कर देना। आज से 45 दिन का लगातार रोड मैप में मैं तैयार किया हूँ। अगर मेरे साथ एक एक दिन जूझ के अगर तैयारी कर लेते हो, कोई आपको दरोगा बनने से नहीं रोक सकता। तो केवल और केवल 45 दिन का समय है। 45 दिन में हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, मूल विधि हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे हिंदी के व्याकरण का पोर्शन है, चाहे साहित्य का पोर्शन हो, चाहे आपके मैथ हो, रीजनिंग हो, हर एक चीज़ को बढ़िया तरीके से और आसान तरीके से हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? नीचे कमेंट करके दें। और डे आज 1 है। आज से लेके पूरा 45 दिन तक लगातार मेहनत करेंगे और एक दिन की भी बिना गैपिंग किए, और टारगेट आपको एक दिन पहले शाम को 9 बजे तक मिल जाएगा। तो आपको पूरा कंप्लीट ये तैयार रहेगा कि मुझे कल क्या पढ़ना है, ये चीज़ की आइडिया पहले ही रहेगी। तो मैं बिना किसी देर के टारगेट सीरीज के बारे में बताता हूं कि क्या क्या मिला है। तो भगवान बजरंगबली का नाम लेकर के, हे प्रभु इस मनोकामना को पूर्ण कीजिएगा। और यदि हम आज पढ़ लेना है पहले दिन कि यदि हम ईमानदारी से इस टारगेट सीरीज को कंप्लीट करते हैं और पढ़ते हैं तो हमें एक सीट जरूर दिलवाइएगा और हम एक सीट जरूर लेकर रहेंगे। इतना मेहनत करेंगे। तो 45 दिन का टारगेट सीरीज है। 90 दिन का टारगेट सीरीज एकदम बिगिनर के लिए था, और यदि आप 90 दिन का टारगेट सीरीज नहीं कंप्लीट किए तो अब 45 दिन का टारगेट सीरीज है, इसको कंप्लीट कर लेना। मैं वो 90 दिन को छोड़ करके फिर से डायरी में नोट डाउन करके पूरा एक एक चीज बना रहा हूं। यदि विश्वास दिलाता हूं, यदि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख के पूरा टारगेट को कंप्लीट कर लिए, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता आपको सफल होने से। तो आज से लेके 45 दिन तक बार बार कह रहा हूं, आज है 1 नवंबर, 15 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच तक एकदम भटकना नहीं है, एक दिन भी नहीं भटकना है। लगातार 45 दिन का ये टारगेट है और लगातार कंप्लीट करोगे। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, और लाइक करके हाइप कर देना इस वीडियो को, ताकि बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाओ। कुछ नहीं चाहिए मुझे, एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि भैया कंटिन्यू कीजिए, और दूसरा वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना। और यदि आप चैनल पे पहली बार हो तो 45 दिन तो मेरे साथ रहो, 45 दिन साथ रहोगे, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब दिखाता हूं। उसके बाद मैं लास्ट में वीडियो के 10 MCQ करवाऊंगा। 10 वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए रहेंगे, वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन जो आपके 2017 और 2021 में यूपीएसआई में पूछे गए हैं या यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। तो यूपी पुलिस के बंदे हो आप, चाहे यूपीएसआई के बंदे हो, कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करो। एकदम आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार सफलता लेके रहनी है। 4543 वैकेंसी हो या 6000 वैकेंसी हो, एक सीट पक्का करना है। और माँ बाप के उस सपने को, जिसके लिए माँ बाप ने इतना मेहनत से आपको 25 साल, 26 साल, 23 साल तक पाला है, उस चीज़ को कंप्लीट करना है। उस चीज़ के लिए पढ़ना है, उस चीज़ के लिए मेहनत करनी है कि माँ बाप का जो सर हो वो गाँव में 4-5 गाँव में एक दरोगा बनेंगे। क्योंकि 60,000 वैकेंसी, 60,000 गाँव है, लगभग 58 से 60,000 के करीब में गांव है, मतलब छोटे बड़े गांव मिला करके यूपी में। और आप वैकेंसी कितनी है? 4543, उसमें 4200 सिविल पुलिस की। तो आप समझ लो 15 चौक के 60, मतलब 15 गांव में एक तुम होगे, 15 गांव के बीच में। इस चीज में सोचो कि इधर डबल सितारे लगेंगे, इधर डबल सितारे लगेंगे। इस वीडियो में आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। मैंने हर एक वीडियो के लिए मैंने बता दिया है कि आप किस वीडियो के लिए किस मैथ कहाँ से पढ़ोगे, उसके लिए भी मैंने यहाँ पे आई बटन पे दे रखा है। रीजनिंग कहाँ से पढ़ोगे उसके लिए आई बटन पे दे रखा है। मैथ पढ़ोगे कैसे उसके लिए भी वीडियो बना दी है। रीजनिंग पढ़ोगे कैसे उसके लिए भी वीडियो बना दी है। मैथ की बुक कौन सी है, हिंदी की बुक कौन सी बेस्ट है, जीएस के टीचर कौन से बेस्ट है, हर चीज़ की वीडियो बना रखी है आपको। अब किसी को कोई खोजना नहीं है, जाकर के अभी उस वीडियो को देख लेना। और फिर उस अगर डाउट है तो, अगर नहीं आप किसी टीचर का बैच खरीदो हो तो वहां से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलिए तो अब टारगेट सीरीज में बताता हूं, और कहां कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ये पूरा इसमें डिटेल में बताया हूं। और लास्ट तक वीडियो देखना, 1 मिनट भी वीडियो स्किप नहीं होनी चाहिए, हर चीज को ध्यान से देख लेना, तभी ये 45 दिन का टारगेट आपके साथ में चल पाऊंगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आज 1 नवंबर है और आज से स्टार्ट किए हुए हम लोग 45 दिन का हार्ड चैलेंज है। यूपीएसआई और यूपी पुलिस दोनों के लिए। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो आपके लिए भी है। कैलकुलेशन आपको 10 मल्टीप्लिकेशन करना है, 10 सब्ट्रैक्शन करना है, 30 तक के क्यूब करना है, 40 तक के स्क्वायर लिखना है और फार्मूला को रिवाइज करना है। फार्मूला की वीडियो साहिल सर ने अपलोड की है, वहाँ से कर लेना, फार्मूला पूरा रिवीजन हो जाएगा, है ना। या फिर आपके पास कॉन्सेप्ट किंग होगी या आपके पास फार्मूला बुक होगी, किसी भी फार्मूला बुक से आप पूरा रिवीजन कर सकते हो।
आते हैं हिंदी में। हिंदी में आज आपको वर्णमाला खत्म करना है, 2 दिन की वर्णमाला में टाइम दे रहा हूँ। आज पार्ट 1 कर लेना, पूरा आधा वर्णमाला रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से, और कल आधा पढ़ लेना, ठीक है ना। जितनी क्लासेज होंगी, अगर क्लास करना चाहते हो क्लास कर लेना, वीडियो देखना चाहते हो वीडियो देख लेना, बुक से पढ़ना चाहते हो बुक से पढ़ लेना। अब मैं प्रीफर करूँगा कि आप बुक से ही करो, कोई क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन ये टारगेट रहेगा, तो आज पार्ट 1 है और कल पार्ट 2 है, ठीक है। मैथ में आपको नंबर सिस्टम के 80 प्रश्न करने हैं, संख्या पद्धति के 80 प्रश्न करने हैं, जरूर करना है, प्रैक्टिस करना है 80 प्रश्नों की, ठीक है। बुक आपके पास मैंने बता दी है, वीडियो देख लेना उसमें। रीजनिंग के लिए कैलेंडर करना है, कैलेंडर के भी 2 पार्ट होंगे, तो आज 40 प्रश्न आपको कर लेना है। टेक्स्ट बुक से या फिर टेस्ट रैंकिंग ऐप से, कहीं से भी आप चाहें तो PYQ लगा सकते हैं। PYQ लगाना है इसमें, ये भी PYQ लगाना है, दोनों PYQ लगाना है, याद रखना इस बात को। जा करके किसी भी चैनल से, किसी भी बुक से, कहीं से भी PYQ लगाना है। अब वो बुक नहीं लगाना है, पहले PYQ लगाते हैं, उसके बाद दूसरा चीज़ लगाएंगे। ये PYQ लिए बेस्ट रहेगा, PYQ पहले PYQ करेंगे फिर कहीं जाएंगे। मूल विधि आपको BNS करने हैं, पार्ट 1 5 दिन की BNS में दूंगा, 5 दिन में BNS पूरी तरह से खत्म कर लेना। आपके पास कोई भी बुक होगी, किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हो, 5 दिन में खत्म कर लेना। अगर मुझे चाहिए, पूछना चाहते हो कि किस बुक से करें, तो वो भी मैं प्रीफर कर दूंगा, ठीक है। पॉलिटी आपको प्रस्तावना करना है, प्रस्तावना बढ़िया से कर लेना, किसी भी वीडियो से कर लेना। अगर आप कहोगे नीचे कमेंट करके, तो मैं बता दूंगा कि कहाँ से करना है। हिंदी में आपको अनेकार्थी करनी है, अनेकार्थी आज के 2 पार्ट दूंगा, पूरा अनेकार्थी 2 दिन में खत्म करना है। आज 1 दिन में पूरा अनेकार्थी आधा, और आधा कल पूरा खत्म कर लेना। और सबसे बड़ी बात, ये सब करने के बावजूद आपको लास्ट में रिवीजन करना है, वो भी 3 घंटे का रिवीजन देना है। शाम को सोने से पहले, मेरे लाइव आने से पहले, मैं 9:30 बजे लाइव आता हूँ, उस लाइव आने से पहले आपको 3 घंटे जरूर रिवीजन करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और कल ये वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि कल आपको हर जगह इस वीडियो को शेयर करना है और बताना है कि कितना लोगों के पास ये पहुँच रही है। जितना अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है, इस वीडियो का टारगेट मैं रख रहा हूँ 500 लाइक का। अगर 500 लाइक आते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि वीडियो अच्छी है और आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ मेहनत करोगे। मैंने 90 दिन का पूरा टारगेट यहाँ से करके कंप्लीट करवाया है, लेकिन ये फ्रेश टारगेट मैं फिर से लिख के दे रहा हूँ। ये कोई भी वो पिछला वाला टारगेट नहीं है, देख लो, ये 45 दिन का फिर से मैं टारगेट स्टार्ट किया हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको मेहनत करना है, वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना है। अब लेकर चलता हूँ आपको वो 10 प्रश्न पे जो मूल विधि के हैं, 10 प्रश्न जो हिंदी के हैं और 10 प्रश्न जो पॉलिटी के। प्रस्तावना का टॉपिक मैंने आज दिया हुआ है, तो प्रस्तावना से ही क्वेश्चन करेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन प्रस्तावना की करेंगे, फिर हिंदी में जो मैंने वर्णमाला के क्वेश्चन दिए हैं वर्णमाला करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के बारे में किसने वर्णित किया था? तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, है ना। तो आंसर को देख लेना है, उसको पढ़ लेना है। मेरा ये पर्पज़ है केवल कि इसके आंसर को आप अपने से वीडियो को रोक करके करें और मैं तुरंत इसमें आंसर देख के थोड़ा सा पढ़ के समझा दूंगा, ठीक है। मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि इसका ये है उसका वो है, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊँगा, आपको वीडियो को रोक करके कर लेना है, क्योंकि पढ़ाई करनी है, समय कम है और ज़्यादा पढ़ना है ना। ये देखो सारे प्रीवियस ईयर है, इसलिए मेहनत करनी है आपको। तो इसका आंसर है ए, प्रस्तावना के परिचारक एवं भूमिका को कहते हैं, है ना। भारतीय संविधान में प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। तो किसने किया था? के.एम. मुंशी जी ने, ऑप्शन ए है। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है? तो प्रस्तावना के अनुसार अपना भारतीय संविधान हमारा अपना अधिकार भारतीय जनता से प्राप्त करती है, जिसे प्रस्तावना में हम भारत के लोग के रूप में देखा जा सकता है। ठीक बात है। चलिए, किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी या कीनोट कहा था? चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सर एर्नस्ट बार्कर ने। सर एर्नस्ट बार्कर ने कहा था कि जो प्रस्तावना है यानी उद्देशिका है, इस पुस्तक को संक्षिप्त रूप में समाहित है और यह पुस्तक कुंजी या की नोट, उसने असल में कहा था की नोट। तो प्रस्तावना को की नोट किसने कहा था? सर अर्नेस्ट बार्कर ने। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श कहां से लिया गया है? न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति, मतलब न्याय जो है सामाजिक है, आर्थिक और राजनीतिक, ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके रूस की क्रांति से। यहां पे साफ लिखा हो कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को आदर्श सोवियत संघ रूस से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य भी रूस से ही लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श भी लिया गया है ना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्य में सदस्यों के निर्वाचन,
दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये सारे एक एक साथ ही सारे क्वेश्चन एक ही बार तैयार हो रहे हैं ना। हम सभी क्रांतियों को आपने इसको वीडियो को रोक करके एक बार जरूर पढ़ लेना। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कर रहा हूँ। उद्देशिका को किसके मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था, है ना? कौन सा मामला ऐसा था जिसमें यह माना गया था कि उद्देशिका एक भारत संविधान का हिस्सा है? ठीक है, तो यह ऑप्शन है बी। उद्देशिका को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भारत के संविधान का अभिन्न हिस्सा कहा गया था। उद्देशिका यह बताती है कि संविधान जनता के लिए और जनता की अंतिम संप्रभु है। उद्देशिका संविधान के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को एक करती है ना, प्रकट करती है, और इसका प्रयोग किसी अनुच्छेद में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने के लिए किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और यह संविधान द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। यह बात जरूर याद कर लेना है, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, है ना। ये कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और जिसे कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। और प्रस्तावना में प्रस्तावना में कितनी बार आपका संशोधन हुआ है? तो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है और वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है ना, ये वाला है 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहां से लिया गया है? हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहां से लिया गया है? ये अभी मैंने ऊपर भी बताया कि यह हमारा लिया गया है कहां से? फ्रांस की क्रांति से। कहां से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, ठीक है ना। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस राज्य की क्रांति 1789 में 16वें जो लुई 16वां था उसी के खिलाफ हुई थी। और रूस की भी क्रांति सुन लो, रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। इसका प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, इसी वजह से वहां पे हुआ था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारों की भावना को प्रकट करने के उद्देश्य से किया गया था? किससे किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी बंधुता। बंधुता भाईचारे से रिलेटेड है, बंधु हो, भाई हो, है ना, फ्रेटर्निटी इसको कहा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित शब्द बंधुता का शाब्दिक अर्थ है सभी भारतीयों के बीच सामान्य भाईचारे का, है ना, भाईचारे का व उनके एक होने की भावना होना, जिसे समाज में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट आएगा। इस वीडियो को आप देख लेना, मैं खुद ही तेज कर रहा हूँ तो आपको फास्ट करने की जरूरत है ही नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? तो किसका है विशेषाधिकार का अभाव? किससे रिलेटेड है? समानता से। समानता अगर होगी तो किसी को विशेष आधार नहीं मिलेगा। देखो ये 2021 में प्रश्न आया हुआ है, ध्यान से पढ़ लेना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से समानता शब्द एक पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव। विशेषाधिकार नहीं रहेगा आपके ऊपर, है ना। यदि जब आपके पास समानता है तो किसी को विशेष अधिकार नहीं है कि आप बड़े हो, आप छोटे हो, कानून के आगे आप बड़े हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सब बराबर हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पीछे के आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किया था और इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और भारत के प्रस्तावना की भाषा और शैली ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। याद रखना, भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में हम लोगों ने क्या किया था? 3 शब्द जोड़े थे, संविधान, सामाजिक, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका उल्लेख नहीं है? मतलब गणतंत्र नहीं है, रिपब्लिक नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, कौन सा ऐसा है जिसका उल्लेख नहीं है 26 नवंबर 1949 वाले में? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये संशोधन किया गया था और उसमें जोड़ा गया था आपका 3 शब्द, सामाजिक, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो उस समय भाई ये सब पंथनिरपेक्षता शब्द नहीं था, है ना। तो पंथ निरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? इस समय 1976 में। तो इसलिए उस ऑप्शन के अनुसार ही आप पंथनिरपेक्षता का आंसर होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? तो ये तो केवल मात्र एक बार किया गया है 1976 में, और सामाजिक और पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्ति और मौलिक
प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसमें हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। तो ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत टॉप क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी है इसका, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व यानी बंधुत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। तो भारतीय संविधान की रचना के समय उनके रचयितों का उद्देश्य ही संविधान के प्रस्तावना या उद्देश्य के नाम से वर्णित है, यानी उनका उद्देश्य क्या था उसी को तो उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। तो इसमें आपका स्वतंत्र, संपन्न, लोकतांत्रिक 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। उद्देशिका में प्रतिष्ठा की, अवसर की, समानता प्राप्त करने हेतु बंधुता यानी भ्रातृत्व बढ़ाने पर भी बल दिया गया। और उपरोक्त, अब ये तो छोड़ दो, उपरोक्त का आंसर का आप जानते ही हो, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, तो आपको कितनी बार बता दिया, 42वां संविधान संशोधन, इसको नहीं बताऊंगा। किस वर्ष में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता की प्रस्तावना में शामिल किया गया, ये भी जानते हो, 42वां संविधान संशोधन 1976। निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा संविधान की कुंजी की संज्ञा आपको उद्देशिका में दी गई है, मैंने पीछे ही बता दिया इसका, ठीक है ना। चलो पूरा कर ही लेते हैं आज। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया। पिछले 2 वर्षों मतलब ये पिछले 2 वर्षों की बात कर रहा है। तो महिलाओं के अशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधक नियम, कारखाना अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, कौन सा, ये 2014 में पूछा गया था, उससे 2 वर्ष पहले मैंने 2012 में, है ना। तो ये भी याद रखना है कि महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारक और प्रतिशोध अधिनियम 2012 में पारित किया गया था, लेकिन लागू कब हुआ, ये 9 दिसंबर 2013 को। याद रख लेना, महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित जो कुल मिला के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न न हो, इसके लिए एक कानून बनाया गया, अधिनियम बना 2012 में, और 2013 में दिसंबर में ये पूरी तरह से लागू हो गया। निम्नलिखित से कौन सा भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है, कौन सा ऐसा है जो धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है, तो ये कौन सा बनाता है, ये है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में ही दिया गया है, क्या दिया गया है, पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द को जोड़ा गया है, इसलिए प्रस्तावना भारत की धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष राज्य बनाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद जानते ही हो, अभी मैंने बोला 42वां संविधान संशोधन में, ठीक है। शुरू में अगर कर लो, चलो इतना हो गया। अब आते हैं हिंदी पे। हिंदी में आपको बता दूं, हिंदी में पहला टॉपिक में देख लो, वर्णमाला है। वर्णमाला के बाद संज्ञा है, फिर लिंग है, फिर वचन है, फिर कारक है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, अव्यय है, उसके बाद तद्भव तत्सम है, उपसर्ग है, संधि है, समास है, विलोम है, उसके पर्यायवाची है, अनेकार्थी, श्रुति संभिन्नार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य, इसमें रचना के आधार पर कितने वाक्य हैं और सारे वाक्यों की शुद्धि, काल, वाच्य, है ना, सब कुछ है इसमें, मुहावरा, ये एवरीथिंग इज नोटेड हियर, ठीक है। तो हम लोग PYQ कर रहे हैं, तो चलिए PYQ पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये सिलेबस है, आप एक बार देख लेना। सिलेबस वैसे भी आप जानते ही हो, UPSI का सिलेबस, तो आप उसके अनुसार कर लेना। आगे हम चलते हैं, ये भी देख लेना कि कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, वर्णमाला से आपके टोटल 92 प्रश्न आए हुए थे पिछले साल में मिला करके, है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन लिंग वचन कारक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वाक्य एवं वर्तनी की शुद्धि, ये 310 क्वेश्चन पूछे, यानी सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और यहाँ पे देखोगे अंधे हो जाओगे ये सुन करके। प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं, ये देख रहे हो, ये टावर, ये कितना बड़ा टावर बना हुआ है, ये भाई सर का दर्द है, ये सर का दर्द है, इसको ध्यान से कर लेना, 373 है। चलो वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं, है ना, ज़्यादा नहीं, डायरेक्ट आंसर करेंगे, इसमें कुछ भी बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर करेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चुनिए जो सही रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। कृपण का आप जानते हो, कृपण में कौन सा होगा, क, री, प, अ, ड, अ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी इसमें देख लेना आप। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है, ओष्ठ से बोला जाए और दीर्घ स्वर हो, तो ये कौन सा है, ऊ, कौन सा है, ऊ, ओठ से बोला जाता है, तो जो ओ है वो ओठ वर्ड है, ई है तालव्य है, और री जो होता है मूर्धन्य स्वर है, री जीभ से बोलोगे तो ऊपर से अगर कि हवा से रगड़ खा रहा है ऊपर मूर्धन्य के साइड में, ठीक है ना, इसलिए ये बोला जाता है। ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ड का उदाहरण कौन सा है, ओष्ठ हो, अल्प प्राण हो और घोष हो, तीनों, ओष्ठ हो, अल्प प्राण हो और घोष हो, इसमें कौन सा है, ब, है ना, ब कौन सा है, ओष्ठ से बोला जाता है, ब ब ब बोलो, ब ओठ से बोला जा रहा है ना। और ये क्या है, एक अल्प प्राण है, प फ ब, कितने नंबर पर आता है, प फ ब, 1 3 आ रहा है ना, 5, ये कौन से है, अल्प प्राण है, और घोष है, क्यों आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो घोष होते हैं 3 4 5 और अघोष होते हैं 1 2 आ रहे हैं, ठीक है, तो ये घोष है, साफ साफ पता चल गया। भ देखो, ये सब बाकी चीजें पढ़ लेना। कौन सा तालव्य वर्ड नहीं है, तालव्य वर्ड कौन सा नहीं है आपका, इसमें से कौन सा वर्ड तालव्य वर्ड नहीं है, तो इसमें से आपका स जो है वो तालव्य वर्ड नहीं है। स कौन सा, इसमें से तालव्य वर्ड कौन कौन के अंतर्गत आते हैं, ई आता है, बड़ी ई आता है, च छ ज झ य स और स वर्ड आते हैं। लेकिन स कौन सा आता है, स आता है दंत वर्ड, स बोलोगे तो नीचे वाली जीभ टकराएगी दांत से, स है ना, ये स है, वो स वर्ड जी वो गोल बना के वाला नहीं है।
च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ड कितने होते हैं? च में कितने होते हैं? जो च वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इसमें कितने आते हैं महाप्राण? तो आप सभी लोग जानते हैं भाई, महाप्राण कितने आते हैं? महाप्राण आते हैं 2, ठीक है। छ और ज महाप्राण है, और च ज य किसी में भी होते हैं। यही 1, 3 और 5 ये कौन से वर्ड हैं? आप बताओ। 1, 3, 5 जो आते हैं, 1, 3, 5 जो आते हैं वो अल्प प्राण आते हैं, और महाप्राण आते हैं आपके 2 और 4 आते हैं, है ना। महाप्राण आते हैं 2 और 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना। चलो 6 करते हैं। थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आगे इसमें इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करते हो तो अच्छा रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो आप भी जानते हो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, और शारदा, चित्रलिखी, खरोष्टी ये सभी प्राचीन भाषाओं की लिपियां हैं। इनमें से कौन सा वर्ड अघोष वर्ग है? तो इनमें से जो अघोष वर्ड है वो ख है, ख अघोष है। बाकी सब कैसे हैं? बाकी सब कौन से हैं? देख लो, यही केवल एक अघोष महाप्राण है। बाकी ये देखो सघोष महाप्राण है, च अघोष अल्प प्राण है, ये अल्प प्राण है, और ये भी महाप्राण है। लेकिन जो ये वाला जो है केवल ख है वो अघोष भी है और महाप्राण भी है, ठीक है। क वर्ग में घोष व्यंजन ये तो पहले ही बता दिए कि घोष जो होते हैं वो 3 ही वर्ड होते हैं सभी वाले में, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण, संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक से मिलकर बनते हैं, है ना। साफ साफ लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक वर्णों के व्यंजनों के मेल से जो बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। पहला हमेशा स्वर रहित और दूसरा हमेशा स्वर सहित होता है। जैसे छ है, छ बनता है क और स में देखो हलंत नहीं लगाया, लेकिन क में हलंत लगाया, यानी ये स्वर रहित है, मतलब उसमें स्वर नहीं है। लेकिन इसमें स्वर है, जैसे त्र है, त में तो स्वर नहीं है, लेकिन इसमें स्वर है, इसीलिए स्वर रहित और स्वर सहित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य में अल्प प्राण व्यंजन है आपका ड। कौन सा है? ड। कौन सा है? ड। मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन ड होता है। म होता है ओष्ठ व्यंजन, और ये च होता है तालव्य व्यंजन, ठीक है। ये टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। कैसा लगा वीडियो? आप 1.5x पर भी करके देख सकते हो, और कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट करें। और भाई देखो, मैं आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स आ जाएगा तो मैं नेक्स्ट में ये जरूर इसको जोड़ूंगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो। कैसी लगी क्लास उसको भी कमेंट जरूर कर देना। क्या 10-10 क्वेश्चन की क्लास कंप्लीट अच्छा लग रहा है ना? तो आगे कंप्लीट करते रहेंगे, और नहीं तो आप कहोगे तो बंद भी कर देंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।